जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3491 से 3493। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जब मून सिटी लॉर्ड ने इस व्यक्ति को बेनकाब होते देखा तो उनका चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उन्हें याद आया कि यह व्यक्ति वास्तव में उनके बेटे का करीबी व्यक्ति था। ये जिवेन ने इस व्यक्ति को नहीं गढ़ा। यह मिस्टर घोस्ट वास्तव में डेविल डाओ युग का कोई व्यक्ति था। वे उसके बेटे के पास छुपकर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वे उसके बेटे को क्या करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे थे? शुरू में तो उन्हें समझ नहीं आया कि उनका बेटा इतना साहसी क्यों है, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया है। उन्होंने यिन यांग और इंटीग्रेशन सम्राट को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वे ये जिवेन के मामले में हस्तक्षेप न करे या ये जिवेन को उत्तेजित न करे। आखिरकार ये जिवेन एक स्वर्गीय पूज्य थे। दूसरे लोग अधिक से अधिक यही कहेंगे कि वह दबंग और ढीठ था। हालांकि अगर यिन यांग और इंटीग्रेशन सम्राट ने फिर भी ये जिवेन को भड़काने की हिम्मत की तो वे मरने के लायक थे। लेकिन अंत में उनके बेटे ने फिर भी बियान शियाओयू के खिलाफ कदम उठाया, जिसके कारण दोनों शिविरों के बीच युद्ध हुआ। अपनी बुद्धिमत्ता से उनके लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि इतना भयानक परिणाम शैतान दाओ युग की उत्तेजना के कारण हुआ था। लेकिन इस बिंदु पर वह ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सका। जब ये जिवेन द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही थी तो सभी स्वर्गीय भिक्षुओं को पता चल गया था कि मिस्टर घोस्ट अक्सर यिन यांग और इंटीग्रेशन सम्राट के पास दिखाई देते थे। उनके लिए ये जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि यिन यांग और इंटीग्रेशन सम्राट मिस्टर घोस्ट के साथ एक से अधिक बार सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। स्वाभाविक रूप से इसका पता लगाना आसान था। इस समय वे सिटी लॉर्ड को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अगर यह कहा जाए कि वह सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे थे तो भी वे समझ सकते थे। लेकिन अब जब मिस्टर घोस्ट प्रकट हो गए तो उन्हें वास्तव में इस पर संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मून सिटी का सिटी लॉर्ड वास्तव में राक्षसी युग से संबंधित था? वह डेविल दाओ युग का जासूस भी हो सकता है। ये सोचते सोचते कई स्वर्गीय पूज्यों की आंखें तेज होने लगी। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी मून सिटी लॉर्ड की पहचान पर संदेह करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब चीजें अलग थी। माना जाता है कि मून सिटी लॉर्ड के पास फॉर्चून गॉड राजवंश में उल्लेखनीय क्षमताएं थी और 100 लोग उसकी कॉल का जवाब देते थे। लेकिन शैतान दाओ युग में वह इतना विस्मयकारी कब बन गया? उसका एक वाक्य 3 से 5 डेविल डाओ एरा के आर्क डेविल पूर्वजों को ये जिवेन को मारने के लिए बुला सकता है। इस प्रकार की क्षमता किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकती थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि हालांकि मून सिटी के सिटी लॉर्ड ने एक संदेश भेजा था, लेकिन उन्होंने ये जिवेन की क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर बताया था और उन्हें एक दुर्लभ प्रतिभा के रूप में देखा था। डेविल दाओ युग का यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य फॉर्चून गॉड राजवंश की अद्वितीय प्रतिभाओं को खत्म करना था, जो मार्शल युग में प्रकट हो सकती थी। दूसरे, वास्तव में उनके बेटे के पास दानव दाओ युग का एक दानव पूज्य था। ये अपने आप में बहुत अजीब था। यह अब कोई खबर नहीं थी कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड को यिन यांग और सम्राट फ्यूजन पर भरोसा था। सभी साम्राज्यवासियों ने इसके बारे में सुना था और वे इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। राक्षसी दाओ युग ने वास्तव में किसी को अपने बेटे के पक्ष में रखा था। ये कैसा व्यवहार था? यदि वे होते तो वे पहले ही दानव दाओ युग के दानव आदरणीय को मार चुके होते। मून सिटी के सिटी लॉर्ड का तो जिक्र ही नहीं करते, जो अपने बेटे को अपने जीवन के समान ही महत्व देते थे। मून सिटी के सिटी लॉर्ड की मिस्टर घोस्ट के भेष को देखने में असमर्थता उनके दिमाग में मौजूद नहीं थी। मून सिटी का सिटी लॉर्ड पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, इसलिए यह असंभव था कि वह मिस्टर घोस्ट के भेष में नहीं देख सकता था। जब तक कि दोनों पक्षों ने बहुत पहले ही मिलीभगत नहीं कर ली थी और शैतान दाओ युग के दानव आदरणीय ने भी अपने बेटे के पक्ष में घुसपैठ करने के लिए उसकी मौन स्वीकृति प्राप्त कर ली थी, तभी बात समझ में आएगी।
ये सोचते हुए सभी साम्राज्यवासियों को ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें समझ ली हैं जो वे पहले नहीं समझते थे। यहाँ तक कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड भी इस बिंदु पर झिझक रहे थे। उसे कुछ संदेह होने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मून सिटी का सिटी लॉर्ड वास्तव में शैतान दाओ युग से संबंधित था? इस प्रकार का संबंध उस प्रकार का नहीं था जिसे फॉर्चून गॉड राजवंश गुप्त रूप से अनुमति दे सकता था। यह उस तरह का रिश्ता था जहां मून सिटी का सिटी लॉर्ड अपने हितों के बदले फॉर्चून गॉड राजवंश के हितों के साथ विश्वासघात करेगा। कोई भी साम्राज्य इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वे लंबे समय से फॉर्चून गॉड राजवंश के साथ थे। फॉर्चून गॉड राजवंश के हितों को नुकसान पहुंचाना था उनके हितों को नुकसान पहुंचाने के समान। मून सिटी के सिटी लॉर्ड के पास शब्द नहीं थे। वह तुरंत इतना ही कह सका, मैं वास्तव में नहीं जानता था कि वह डेविल दाओ युग से था। इस समय वह चिंतित भी थे और क्रोधित भी। उनका किरदार डेविल दाओ एरा ने निभाया था। ऐसी घटना वास्तव में उनकी नाक के नीचे घटित हुई। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि प्राचीन काल से आपका शैतान दाओ युग से कभी कोई संबंध नहीं रहा है? ये जिवेन उसे बंधन से मुक्त करने को तैयार नहीं थी। वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। यदि कोई था जो यह विश्वास करने को तैयार था कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड को मिस्टर घोस्ट के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था, तो वह वही था। मिस्टर घोस्ट के पास आभा छुपाने की एक विशेष विधि थी। उससे व्यक्तिगत रूप से लड़ने से पहले ये जिवेन भी उसकी पहचान नहीं देख सका। वह ये भी नहीं जानता था कि मिस्टर घोस्ट किस युग के थे। लेकिन इस समय दोनों पक्ष पहले से ही एक दूसरे के गले लग चुके थे। वह उसे सांस लेने का मौका कैसे दे सकता था? मून सिटी के सिटी लॉर्ड का लगभग दम घुट गया, क्योंकि वह वास्तव में ऐसे शब्द नहीं कह सकते थे। वह स्वर्ग की शपथ नहीं ले सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसने इसे लापरवाही से कहा, लेकिन स्वर्ग को धोखा देने का परिणाम स्वर्गीय दाव से प्रतिक्रिया होगी। अचानक ये जिवेन ने उसे एक कोने में धकेल दिया और उसकी दुखती रग पकड़ ली। ये जिवेन को इसकी परवाह नहीं थी कि सिटी लॉर्ड मिस्टर घोस्ट को जानता था या नहीं। वह बस उस पर दबाव बनाता रहा। इसके अलावा सिटी लॉर्ड लंबे समय से डेविल दाओ युग के संपर्क में था। वे दोनों एक दूसरे का अनेक प्रकार से उपयोग कर सकते थे। वे पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण नहीं थे। हालांकि जब वे मिलते थे तो आमतौर पर मौत तक लड़ते थे, फिर भी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का उपयोग करना आवश्यक था। ठीक इस बार की तरह मून सिटी के कैस्टेलन को एक छिपे हुए खतरे से छुटकारा मिल सकता है, और डेविल पाथ एरा फॉर्चून डिवाइन राजवंश के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से छुटकारा पा सकता है, जिससे भविष्य में एक छिपे हुए खतरे को खत्म किया जा सकता है। यह एक जीत जीत की स्थिति थी। वह चिल्लाना चाहता था, तो क्या हुआ अगर मेरा शैतान दाओ युग के साथ सहयोग है? आप सभी पवित्र लोग, आप में से किसका प्राचीन युग से संबंध नहीं है? लेकिन वह ये चिल्ला नहीं सकता था। हालांकि यह सच था, एक बार जब वह इसे चिल्लाता तो वह तुरंत सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन जाता। यदि वह नहीं भी मरा तो भी वह मरेगा। पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम के स्वर्गीय आदरणीय, साथ ही सन सिटी के सिटी लॉर्ड, ऐसी लाइनअप उसे पीड़ित करने के लिए पर्याप्त थी। इस समय पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ आगे बढ़े। ये जिवेन के जवाबी हमलों की श्रृंखला वास्तव में बहुत बढ़िया थी। उसने मून सिटी के सिटी लॉर्ड को सीधे एक कोने में धकेल दिया था। ये प्रभाव उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर था। साथ ही दाववादियों, हर किसी ने अभी स्थिति देखी है। मून सिटी के सिटी लॉर्ड वास्तव में खुद को समझा नहीं सकते हैं। उनका शैतान दाओ युग के साथ संबंध है या नहीं, इस मामले की बाद में जांच की जानी चाहिए। हालांकि वह निश्चित रूप से नहीं बता सकते इस मध्य स्वर्गीय सम्मानित चयन में भाग लेने की अनुमति दी जाए। इससे पहले कि वह खुद को समझा सके, हम उसे मून सिटी की शेष सेनाओं का नेतृत्व जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। ईस्ट हेवनली वेनेरेट ने धीरे से कहा, वास्तव में अगर हमें कुछ भी पता चलता है तो मुझे नहीं लगता कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड की स्थिति को जारी रखने के लिए उपयुक्त है। मुझे यकीन है कि हर कोई जानता है कि टेन ग्रेट किस तरह का स्थान है, दिव्य शहर है।
ये पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश की सुरक्षा से संबंधित है। उसने एक बड़ी गलती की और मून सिटी खो दिया। ये पहले से ही एक अक्षम्य गलती है। इसके अलावा उसका शैतान दाओ युग के साथ एक अस्पष्ट संबंध है। सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि हमें उनसे मून सिटी के सिटी लॉर्ड का पद छोड़ने और किसी और को ढूंढने के लिए कहना चाहिए। आपकी हिम्मत। ये सुनकर मून सिटी लॉर्ड क्रोधित हो गए। वह क्रोधित सिंह के समान था। फॉर्चून गॉड राजवंश की स्थिति केवल दिखावे की उपाधि नहीं थी, साथ ही इसमें बहुत सारे फायदे भी शामिल थे। वह बिल्कुल हार नहीं मान सकता था। वह पहले ही अपने सबसे प्यारे बेटे को खो चुके थे। अब मून सिटी के सिटी लॉर्ड का पद भी, जिस पर वह जीवित रहने के लिए भरोसा करता था, हटाया जाने वाला था। इसने निस्संदेह उसके दिल की पूरी निचली रेखा को छू लिया था। वह बिल्कुल भी अब पीछे नहीं हट सकता था। पूर्व स्वर्गीय आदरणीय, आप केवल मेरे जैसे ही रैंक के हैं। आपके पास ऐसी कौन सी योग्यता है जो मुझे मून सिटी के सिटी लॉर्ड के पद से वंचित कर सकती है? मून सिटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति अत्यंत भयावह थी। वह एक घिरे हुए जानवर की तरह था और उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। ये ज़िवेन ने देखा उसे और उसके दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये पूर्वी स्वर्गीय पूज्य वास्तव में शक्तिशाली था। ये ज़िवेन की मूल योजना इस मामले का उपयोग मिडिल हेवनली वेनेरेट सिलेक्शन से मून सिटी लॉर्ड को खत्म करने के लिए करना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किसका समर्थन किया, ये सब व्यर्थ होगा। जहां तक बात है कि उसने कई बार उसके खिलाफ साजिश रची थी, तो वह इससे बाद में निपटेगा। हालांकि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय ने वास्तव में अपने हाथ के झटके से स्थिति को बदल दिया था। वह इस अवसर का लाभ उठाकर मून सिटी के सिटी लॉर्ड के पद को हटाना चाहता था। मून सिटी लॉर्ड के लिए वह स्वाभाविक रूप से अत्यधिक क्रोधित था। हालांकि जब अन्य स्वर्गीय पूज्यों ने ये सुना तो उनकी आंखें चमक उठी। फॉर्चून गॉड राजवंश में कई पद थे, लेकिन केवल पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर हेवनली वेनेरेट्स, साथ ही 10 महान दिव्य शहरों के अन्य 9 सिटी लॉर्ड्स की तुलना मून सिटी लॉर्ड से की जा सकती थी। ये कहा जा सकता है कि उनमें से केवल मुट्ठी भर लोग थे। एक बार जब कोई सिटी लॉर्ड बन जाता है तो उसके पास राक्षसी अधिकार होता है और वह पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में कुछ अद्वितीय शख्सियतों में से एक बन जाता है। मूलतः ये पद रिक्त नहीं थे। हालांकि यदि मून सिटी लॉर्ड का पद हटा दिया गया तो क्या रिक्त पद उनके लिए अवसर नहीं होगा? हालांकि मून सिटी पर अभी भी हमला हो रहा था, लेकिन उनकी राय में मून सिटी को वापस लेने में केवल समय की बात थी। जब वह समय आएगा तो वे दुनिया के कुछ भयानक अस्तित्वों में से एक होंगे। मैं अभी आपके समान ही रैंक का हूँ। हालांकि मैं जल्द ही एक मध्य स्वर्गीय पूज्य बन जाऊंगा। जब वह समय आएगा तो मेरे पास स्वाभाविक रूप से आपको आपके पद से हटाने की योग्यता होगी। क्या आपको लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा जब आप मून सिटी में विपत्ति लाएंगे तो आपके विरुद्ध कदम उठाने के लिए? पूर्व स्वर्गीय आदरणीय ने सही कहा। मध्यम स्वर्गीय पूज्य बने। दाओवादी पूर्वी स्वर्गीय पूजनीय, मुझे लगता है कि आपके लिए खुश होना अभी बहुत जल्दी है। आप मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जैसे ही पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने बोलना समाप्त किया, एक राजसी व्यक्ति प्रकाश की एक लकीर में मुख्य हॉल में उड़ गया। जब उन्होंने उस आकृति को हॉल में उड़ते हुए देखा तो सभी की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। जब सभी ने इस आकृति को मुख्य हॉल में प्रवेश करते देखा तो दंग रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उपस्थित कई स्वर्गीय पूज्यों ने इस व्यक्ति को पहचान लिया था। स्वर्ग नगर प्रभु। सबके हाव भाव थोड़े बदले हुए थे। हालांकि युद्ध क्षेत्र के 10 सिटी लॉर्ड्स के बीच कोई स्पष्ट रैंकिंग नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उनमें से सभी 10 बराबरी पर थे। लेकिन वास्तव में, चाहे वह फॉर्चून क्रिएशन के भगवान द्वारा निर्धारित मूल रैंकिंग थी या सभी की मौन सहमति, ये हमेशा स्वर्ग, पृथ्वी, काला, पीला, ब्रह्मांड, अराजकता, सूर्य और चंद्रमा था। नामों के क्रम से कुछ सुराग देखे जा सकते हैं।
हालांकि अलग अलग युगों में प्रत्येक सिटी लॉर्ड की ताकत समान नहीं हो सकती है, लेकिन हेवन सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से 10 सिटी लॉर्ड्स में सबसे मजबूत थे। सामान्यतया शीर्ष शक्तियां अभी भी एक ही स्तर पर थी, लेकिन एक ही स्तर पर मजबूत और कमजोर लोग भी थे। हेवन सिटी लॉर्ड को सभी ने अथाह के रूप में पहचाना। जब उन्होंने उसे प्रकट होते देखा, तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के पवित्र गुरुओं के साथ साथ अंतरिक्ष समय के पवित्र गुरु ने गंभीर भाव दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह व्यक्ति वास्तव में असाधारण था। ये जिवेन ने अचानक सन सिटी लॉर्ड के चेहरे पर मुस्कान देखी। जब अन्य लोग हेवन सिटी लॉर्ड की उपस्थिति के बारे में चिंतित थे, तो उन्होंने प्रसन्न अभिव्यक्ति क्यों दिखाई। यदि वह मिडिल हेवनली वेनेरेट के पद के लिए लड़ना चाहता था, तो जो मिडिल हेवनली वेनेरेट आगे आया था, वह निस्संदेह उसका सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा। हालांकि अब जब वह ऐसी अभिव्यक्ति दिखा रहे थे, तो केवल एक ही संभावना थी। वह कभी भी मध्य स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए लड़ना नहीं चाहता था। इस तरह की स्थिति असंभव नहीं थी। हालांकि हर कोई मीडियम एम्पायरियन की स्थिति चाहता था, लेकिन वहां केवल एक ही पद था। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी संभावनाएं अधिक नहीं है, इसलिए संभावना है कि वे हार मान लेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी और का समर्थन करेंगे। यह असंभव नहीं था। हेवन सिटी लॉर्ड के आने के बाद वह तुरंत अंदर बैठ गया मध्य। हालांकि 15 सिंहासनों ने ये निर्दिष्ट नहीं किया कि कौन कहां बैठा था, एक मौन सहमति थी। तथ्य यह है कि हेवन सिटी लॉर्ड एक सिंहासन पर बैठे थे, ये किसी बात का स्पष्ट संकेत था। ये जिवेन को लग रहा था कि हेवन सिटी लॉर्ड ईस्ट होली मास्टर के लिए हेवन सिटी लॉर्ड के पद पर चढ़ने में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। दबन गई मध्य साम्राज्य के पद के लिए स्पष्ट महत्वाकांक्षा। हालांकि अन्य देव नगरों के सिटी लॉर्ड्स अभी तक नहीं आए थे, फिर भी वह आ गए थे। प्रतियोगिता में भाग लेने का उनका इरादा पहले से ही स्पष्ट था। प्रारंभिक झटके के बाद पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर उन्होंने कहा, तो यह फेलो डाउवादी है। क्यों? क्या फेलो डाउवादी भी मध्य स्वर्गीय प्रतिष्ठित पद का लालच करता है? स्वर्ग नगरी का स्वामी मुस्कुराया और कुर्सी के पीछे अपना सिर झुका लिया। हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन क्या आपके पास कोई विचार है? उस स्थिति में आइए उनका डटकर सामना करें। पूर्वी स्वर्गीय संप्रभु ने निडरता से कहा। उनकी साधना के स्तर पर भला कौन किसी से डरेगा? वैसे भी सभी का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, इसलिए कोई चाल चलने का कोई मतलब नहीं था। वे सीधे तौर पर अपने तुरुप के पत्ते ही प्रकट कर सकते थे। समय आने पर जो भी अधिक शक्तिशाली होगा, वो स्वाभाविक रूप से एम्पायरियन बन जाएगा। ये सच है। चालाकी करने का कोई मतलब नहीं है। स्वर्ग नगरी के नगर स्वामी के चेहरे पर मुस्कान थी। वह अत्यंत आश्वस्त भी था, यहाँ तक कि पूर्वी भगवान से भी अधिक। हेवन सिटी के सिटी लॉर्ड को ये कहते हुए सुनकर जो कोई भी मध्य हेवनली वेनेरेट बनने में रुचि रखता था, वह उत्साहित होने लगा। जहां तक मून सिटी के सिटी लॉर्ड की बात है, वे इसके बारे में पहले ही भूल चुके थे। हेवन सिटी के सिटी लॉर्ड ने उस स्थिति को उल्टने में केवल एक पल लिया था, जो ये जिवेन और ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट ने मिलकर बनाई थी। हालांकि मून सिटी के सिटी लॉर्ड के बारे में अभी भी कुछ अच्छे बिंदु थे। ये सिर्फ इतना था कि स्वर्ग शहर के सिटी लॉर्ड के हस्तक्षेप ने इन संदेहों को अस्थायी रूप से विलंबित कर दिया था। किसी भी स्थिति में इस चयन में मून सिटी के सिटी लॉर्ड को पहले ही हटा दिया गया था। भले ही संदेह का एक छोटा सा बिंदु भी हो, कोई भी उस व्यक्ति को मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने की अनुमति नहीं देगा जिसकी उसने सिफारिश की थी। ये हर किसी की सुरक्षा से जुड़ा था। प्राचीन काल से वे स्वर्गीय पूज्यों के दयनीय भाग्य को कैसे नहीं जान सकते थे, जिन्होंने उनकी मान पर आक्रमण किया था। टाइम एंड स्पेस हेवनली वेनेरेट ने आगे बढ़कर कहा, साथी दाववादियों, मैं टाइम एंड स्पेस हेवनली वेनेरेट हूँ। मेरा मानना है कि हर किसी को मुझसे परिचित होना चाहिए। लंबे समय तक मैं मध्य हेवनली वेनेरेट रहा हूँ और मध्य क्षेत्र पर शासन किया है। इसलिए मेरा मानना है कि मैं मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने के योग्य हूँ। स्वर्गीय पूज्य समय और स्थान स्वर्गीय पूज्य के शब्दों से प्रभावित हुए।
ये स्पष्ट था कि वे पिछली स्थिति से अवगत थे। विशाल और असीम मध्य क्षेत्र पर शासन करना कोई साधारण बात नहीं थी। हालांकि यदि वह केवल इस स्तर के साथ उनकी स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है, तो यह संभवतः पर्याप्त नहीं होगा। जैसे ही सभी ने सोचा कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के स्वर्गीय पूज्य लोग बोलेंगे और अपने समर्थन के लिए लड़ेंगे, स्वर्ग शहर के सिटी लॉर्ड ने अचानक हस्तक्षेप किया। उन्होंने टाइम एंड स्पेस हेवनली वेनेरेट को कोई चेहरा नहीं दिया, जिससे टाइम एंड स्पेस हेवनली वेनेरेट का चेहरा बदसूरत हो गया। ठीक है, मैं यहाँ और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं इसे सीधे तौर पर कहूँगा, आज कोई और नहीं आया। इसका कारण यह है कि 10 महान दिव्य शहरों के अन्य सिटी लॉर्ड सभी मध्य स्वर्गीय बनने में मेरा समर्थन करते हैं। आदरणीय, जिस तरह हर कोई ये देखने का इंतजार कर रहा था कि हेवन सिटी के सिटी लॉर्ड किस तरह का तुरुप का पत्ता खेलेंगे, उसने जो तुरुप का पत्ता खेला उसने सभी की आत्माओं को हिला दिया और वे लगभग बेहोश हो गए। हर कोई जानता था कि चूंकि स्वर्ग शहर का सिटी लॉर्ड प्रकट हुआ था, उसके हाथ में निश्चित रूप से एक तुरुप का पत्ता था। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनके पास इतना बड़ा तुरुप का इक्का होगा। ये तो बस एक मजाक था। 10 महान दिव्य नगरों में से कोई भी नगर स्वामी मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने के योग्य था। चाहे यह उनकी नींव हो या वर्षों से फॉर्चून गॉड राजवंश में उनके द्वारा किया गया योगदान, वे पूर्व, पश्चिम, पश्चिम और पश्चिम के स्वर्गीय पूज्यों से कमतर नहीं थे। हालांकि टाइम एंड स्पेस हेवनली वेनेरेट को बुरा माना जाता था, लेकिन इन दिग्गजों की तुलना में उनमें निस्संदेह कमी थी। शुरू में तो सभी ने यही सोचा था, 10 महान दिव्य शहरों के बीच भयंकर आंतरिक संघर्ष होगा और विजेता का निर्धारण करना इतना आसान नहीं होगा। वे स्वर्गीय वेनेरेट्स का तुरुप का पत्ता देखना चाहते थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि सिटी लॉर्ड ऑफ हेवन सिटी का तुरुप का इक्का एक निर्णायक झटका होगा। दक्षिणी स्वर्गीय पूज्य, पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य, उत्तरी स्वर्गीय पूज्य, समय और स्थान स्वर्गीय पूज्य और अन्य पूरी तरह से स्तब्ध थे। ऐसा कहा जा सकता है कि 10 महान दिव्य शहरों ने सामूहिक रूप से स्वर्ग के शहर के भगवान का समर्थन करते हुए फॉर्चून गॉड राजवंश की लगभग आधी ताकत इकट्ठा कर ली है। ऐसी परिस्थितियों में स्वर्ग के सिटी लॉर्ड के लिए मध्य स्वर्गीय पूज्य बनना मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार वह अपने ही जाल में फंस गया है। दक्षिणी स्वर्गीय पूज्य के मुंह के कोने एक कड़वी मुस्कान में बदल गए। स्वर्ग नगर का नगर स्वामी केवल एक व्यक्ति था। भले ही उसे 1 या 2 सिटी लॉर्ड्स का समर्थन प्राप्त हो, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं होगी। हालांकि हेवन स्प्लिटिंग डेमोनिक एक्स की उपस्थिति के कारण उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए यहाँ पहुँचने के बाद उनके पास कोई योगदान करने का समय नहीं था। ऐसा योगदान करना तो दूर की बात है जिससे हर कोई आश्वस्त हो सके। टाइम एंड स्पेस हेवनली वेनेरेट सबसे पहले कदम उठाना चाहता था। इसका कारण ये था कि वह प्रतिस्पर्धियों में सबसे कमजोर था। इस समय स्वाभाविक रूप से उसे कोई कदम उठाने वाला पहला व्यक्ति बनना था। अन्यथा जब दूसरों ने कोई कदम उठाया तो उसे कोई कदम उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरों की नींव और तुरुप के पत्ते स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में अधिक गहरे थे, इसलिए वह केवल पहले कदम उठा सकता था। जहां तक दक्षिणी हेवनली वेनेरेट, वेस्टर्न हेवनली वेनेरेट, नॉर्दर्न हेवनली वेनेरेट और अन्य का सवाल है, उन्हें लगा कि उनका योगदान लड़ने के लिए पर्याप्त था। कम से कम वे दूसरों से बदतर नहीं थे। हालांकि स्वर्ग नगरी के नगर स्वामी के शब्दों ने उन्हें तुरंत अवाक कर दिया। स्वर्ग के शहर लॉर्ड की ताकत और नींव किसी से पीछे नहीं थी। अन्य सिटी लॉर्ड्स के समर्थन के साथ जीत लगभग उसकी मुट्ठी में थी। तो यही कारण है कि सन सिटी के सिटी लॉर्ड समय की देरी कर रहे हैं। ये ज़िवेन का दिल उज्ज्वल हो गया। बहुत सी बातें जो उसे पहले समझ में नहीं आती थी, अब स्पष्ट हो गई थी। सन सिटी के सिटी लॉर्ड द्वारा समय की देरी करने का कारण स्वर्ग सिटी के सिटी लॉर्ड के आगमन की प्रतीक्षा करना था। स्वर्ग शहर के सिटी लॉर्ड के आखिरकार आने का कारण संभवतः ये था कि वह अन्य सिटी लॉर्ड्स के साथ लाभों का आदान प्रदान कर रहा था। अन्य सिटी लॉर्ड्स हेवन सिटी के सिटी लॉर्ड के समान स्तर पर थे। उनमें से किसी से भी निपटना इतना आसान नहीं था।
अन्य सिटी लॉर्ड्स का समर्थन प्राप्त करने के लिए हेवन सिटी के सिटी लॉर्ड ने एक बड़ी कीमत चुकाई थी। हालांकि जब तक वह अंत में मध्य स्वर्गीय पूज्य बन सकता है, सब कुछ इसके लायक होगा। मध्य स्वर्गीय पूज्य की शक्ति बहुत महान थी। ये संभावना थी कि एक भयंकर टकराव के बाद स्वर्ग शहर के सिटी लॉर्ड की जीत हुई। फॉर्चून गॉड राजवंश के महान स्वर्गीय पूज्य लोग धमकी भरे अंदाज में आए थे। वे 10 दिव्य शहरों को एक मध्य स्वर्गीय पूज्य का चयन करने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर करना चाहते थे। हालांकि 10 दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड सामान्य लोग नहीं थे। उन्हें इतनी आसानी से धमकी कैसे दी जा सकती है? उन्होंने गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ मिलीभगत की होगी। अब भी फॉर्चून गॉड राजवंश के महान स्वर्गीय पूज्य अभी भी अपने लिए लड़ रहे थे। वे स्पष्ट रूप से इस पहलू में पीछे रह गए थे। फॉर्चून गॉड राजवंश के महान स्वर्गीय पूज्यों को अपने चेहरे जलते हुए महसूस हुए। उन्हें 10 दिव्य नगरों द्वारा धोखा दिया गया था। वे धमकी भरे अंदाज में आए थे। वे 10 दिव्य शहरों को एक मध्य स्वर्गीय पूज्य का चयन करने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे हार जाएंगे। अब स्वर्ग शहर के सिटी लॉर्ड, जिन्होंने 10 दिव्य शहरों के अन्य सिटी लॉर्ड्स का समर्थन प्राप्त किया था, को पूर्ण लाभ हुआ था। चाहे वह साउदर्न हेवनली वेनेरेट, वेस्टर्न हेवनली वेनेरेट, नॉर्दर्न हेवनली वेनेरेट या स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट, सभी समझ गए कि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। उनका योगदान सिटी लॉर्ड्स जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उन्हें जो समर्थन मिल सका वह सिटी लॉर्ड्स से बहुत कम था। सिटी लॉर्ड के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी जब उन्होंने कहा, मुझे पहले ही समर्थन मिल चुका है अन्य दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स। अब मैं मध्य स्वर्गीय पूज्य बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है ना? मेरी ताकत और अनुभव को देखते हुए मुझसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। आप सब क्या सोचते हैं? स्वर्ग शहर के सिटी लॉर्ड ने पूर्वी स्वर्गीय पूज्य और अन्य लोगों को देखा और अपने दिल में अतुलनीय रूप से लापरवाह महसूस किया। इससे पहले फॉर्चून गॉड राजवंश के महान स्वर्गीय पूज्यों ने उसे पद छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे और उसे लगभग पकड़ लिया गया था। अब वह उन्हें केवल अपनी दवा का स्वाद चखा रहा था। उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे जो कीमत चुकानी पड़ी, उसके बारे में सोचकर वह भी व्यथित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि जब तक वह मध्य स्वर्गीय पूज्य बन सकता है, सब कुछ इसके लायक होगा। जिसके बारे में बोलते हुए उन्हें अभी भी फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय पूज्यों को धन्यवाद देना था। यदि वे उसे पद छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहे होते, तो 10 दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड झुकते नहीं। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। उन्होंने ये तुरुप का पत्ता काफी समय से तैयार किया था। एक बार जब उसने इसका उपयोग कर लिया तो यह एक घातक झटका होगा। इसके अलावा ये फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय लोगों के संयुक्त प्रयासों के कारण हुआ था। वे इस बारे में कुछ नहीं कर सके। सन सिटी लॉर्ड के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। यदि यह स्वर्गीय आदरणीय की प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता तो वह जोर से हंसता। हालांकि वह इस लेन देन में मिडिल हेवनली वेनेरेबल्स के उम्मीदवार नहीं बने, फिर भी उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। वह खुश कैसे नहीं हो सकता? मून सिटी लॉर्ड के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई जब उन्होंने उत्तेजक दृष्टि से पूर्वी स्वर्गीय पूज्य को देखा। अभी पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय वास्तव में उन्हें मून सिटी लॉर्ड के पद से हटाना चाहते थे। ये पहले ही उसके दिल की निचली रेखा को पार कर चुका था। अपनी चतुराई और धूर्तता के साथ भी वह आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। ये स्पष्ट था कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पास उसे पद से हटाने की क्षमता थी। ये जिवेन ने इस दृश्य को देखा और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। फॉर्चून गॉड राजवंश की आंतरिक स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। चूंकि फॉर्चून हेवनली लॉर्ड बहुत जल्दी चले गए थे, उन्होंने अपने पीछे कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था और कोई मध्य हेवनली मास्टर नहीं था।
इसलिए फॉर्चून गॉड राजवंश को एक नेता के बिना छोड़ दिया गया था। इसका कारण ये भी था कि स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने स्वयं कार्य किया। वहां कोई शासन नहीं था और प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र पर शासन करता था। कोई भी दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि मून सिटी पर भी सेंध लग चुकी थी, लेकिन फॉर्चून गॉड राजवंश अभी भी एक दूसरे से झगड़ रहा था। इतने लंबे समय के बाद भी वे पूर्ण नियम नहीं बना सके। पहले जब 10 महान दिव्य शहरों ने मून सिटी पर फिर से कब्जा करना चाहा, तो केवल 10 महान दिव्य शहरों ने ही अपनी सेनाएं भेजी। फॉर्चून गॉड राजवंश की स्वर्गीय आदरणीय सेना को बाहर रखा गया था। ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद और बेतुका मामला था। हालांकि फॉर्चून डिवाइन राजवंश में इस तरह का मामला आम था। अवज्ञाकारी ताकतों को दबाना अभी भी संभव था, चाहे वह 10 महान दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स हो या उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के स्वर्गीय आदरणीय, उन सभी के पास अकल्पनीय ताकत थी। वे अपने हाथ के झटके से विद्रोहियों को नष्ट कर सकते थे। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के बाहरी दुश्मनों से निपटना इतना आसान नहीं था। इस समय जिस चीज की आवश्यकता थी वह उच्च स्तर की एकीकृत शासन व्यवस्था की थी। स्वर्गीय आदरणीय शायद ये जानते थे, लेकिन कोई भी दूसरे द्वारा शासित होने को तैयार नहीं था। इसलिए स्थिति अब तक खींच चुकी थी। यदि यह हेवन स्प्लिटिंग डेमन एक्स नहीं होता जिससे वे निपट नहीं सकते, तो बिना नेता के ड्रैगन के समूह की यह अराजक स्थिति जारी रहती। यदि कोई विरोध नहीं करता है, तो मैं भविष्य में मध्य स्वर्गीय पूज्य का पद प्राप्त करूंगा और अपने मार्शल युग को और अधिक गौरव की ओर ले जाऊंगा। मैं अन्य प्राचीन युगों को नष्ट कर दूंगा और उन विदेशी प्राणियों को मिटा दूंगा। हेवन सिटी लॉर्ड ने कहा। उनके शब्द महत्वाकांक्षा से भरे थे। इंतजार। जैसे ही स्काई सिटी लॉर्ड अपना उद्घाटन भाषण देने वाले थे, पूर्वी स्वर्गीय पूज्य उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। हेवन सिटी लॉर्ड ने थोड़ी सी नाराजगी जताई। वह समझ नहीं पा रहा था कि पूर्वी तियानजुन कब आगे क्यों बढ़ेगा, उसे इतना बड़ा लाभ हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्वी तियानजुन ने वास्तव में सोचा हो कि वह जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। पूर्वी एम्पायरियन, एक नया मध्य एम्पायरियन जन्म लेने वाला है। मुझे मत बताएं कि आप सोचते हैं कि आप हम सिटी लॉर्ड्स के समर्थन से अधिक महत्वपूर्ण हैं। मून सिटी लॉर्ड ने तुरंत जवाब दिया। इससे पहले ये जिवेन और पूर्वी तियानजुन ने उसके कूदने के लिए जाल लगाने के लिए हाथ मिलाया था। ये बात उसे अब तक याद है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कहा था कि मैं हार मान लूंगा। पूर्वी स्वर्गीय मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम मध्य स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो मुझे ठीक से बोलना होगा। हेवन सिटी लॉर्ड ने उपहास किया। उन्हें विश्वास नहीं था कि ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट इतने कम समय में वापसी कर सकता है। ये सही है, हेवन सिटी लॉर्ड। आपने हमसे यह नहीं पूछा है कि क्या आप मध्य स्वर्गीय पूज्य बनना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से पश्चिमी क्षेत्र के सभी स्वर्गीय पूज्यों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने में पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का समर्थन करता हूं। वेस्टर्न हेवनली वेनेरेट ने अचानक अपने लाल होंठ खोले और कहा। उसकी खूबसूरत आंखें पानी की तरह बह रही थी जब वह हेवन सिटी लॉर्ड की ओर देख रही थी, रास्ता नहीं दे रही थी। मैं उत्तरी क्षेत्र के सभी स्वर्गीय पूज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं और मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने में पूर्वी स्वर्गीय पूज्यों का समर्थन करता हूं। उत्तरी स्वर्गीय पूज्य को कुछ समझ में आया और उसने सीधे कहा, मैं दक्षिणी क्षेत्र के सभी स्वर्गीय पूज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं और पूर्वी स्वर्गीय पूज्यों का समर्थन करता हूं। साउदर्न हेवनली वेनेरेट थोड़ा अनिच्छुक दिखे, लेकिन वह जल्दी ही दृढ़ संकल्पित हो गए। अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय आदरणीय दूसरों को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गए। इस समय सभी ने अचानक पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का समर्थन क्यों किया। हालांकि अपनी बुद्धि से वह तुरंत समझ गया कि हर कोई क्या सोच रहा था। वे स्पष्ट रूप से 10 महान दिव्य शहरों से बदला ले रहे थे। चूंकि 10 दिव्य शहर एक दूसरे के साथ सहयोगी हो सकते हैं, तो फॉर्चून दिव्य राजवंश के स्वर्गीय पूज्य स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ सहयोगी हो सकते हैं।
चूंकि वे पहले ही एक बार जबरन सत्ता छोड़ने के लिए एकजुट हो चुके थे, तो दोबारा ऐसा करने का क्या मतलब था। फर्क सिर्फ समर्थकों की पसंद का था। हालांकि इस समय उनमें से किसी में भी हेवन सिटी सिटी लॉर्ड के साथ मुकाबला करने का आत्मविश्वास नहीं था। उनकी योग्यता और ताकत खराब नहीं थी, लेकिन हेवन सिटी सिटी लॉर्ड को दबाना उनके लिए असंभव था। मैं पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का भी समर्थन करता हूँ। स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट ने अपने दांत पीस लिए और अंत में ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। ऐसा लग रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मध्य स्वर्गीय पूज्य बन गया, क्योंकि यह वे नहीं थे। हालांकि हकीकत में ये बिल्कुल अलग था। एक बार जब हेवन सिटी सिटी लॉर्ड मध्य स्वर्गीय आदरणीय बन गया, तो वह अनिवार्य रूप से 10 दिव्य शहरों को प्राथमिकता देगा। ये लोग स्वाभाविक रूप से उनके प्रत्यक्ष वंशज नहीं थे। हालांकि उनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने क्षेत्र थे और वे किसी से नहीं डरते थे। अब से वे पहले की तरह स्वतंत्र और बेलगाम नहीं होंगे। हम पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का भी समर्थन करते हैं। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के अलावा हम किसी और को मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने को स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य सबसे उपयुक्त है। ये देखते हुए कि स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट ने भी ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट का समर्थन किया, फॉर्चून डिवाइन राजवंश के अन्य हेवनली वेनेरेट्स ने भी ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने ये भी समझा कि हेवन सिटी सिटी लॉर्ड की तुलना में ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट अधिक उपयुक्त उम्मीदवार थे। कम से कम शक्ति संतुलन तो बनाना ही था। वे हेवन सिटी सिटी लॉर्ड को आसानी से मध्य हेवनली आदरणीय नहीं बनने दे सकते थे। हेवन सिटी सिटी लॉर्ड ने भौहें चढ़ा दी। कुछ ही समय में स्थिति ने बेहद खराब मोड़ ले लिया। 10 दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स को अपना समर्थन देने की तुलना में पूर्वी हेवनली वेनेरेट को स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट सहित अन्य महान हेवनली वेनेरेट्स को अपना समर्थन देना आसान नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे दोनों गुटों के बीच शक्ति संतुलन बना। फॉर्चून डिवाइन राजवंश और 10 डिवाइन सिटीज एक बार फिर समान रूप से मेल खाएंगे। ये कई साल पहले हुए अनगिनत विवादों की तरह ही था। आप सब क्या कर रहे हैं? क्या आप परेशानी पैदा कर रहे हैं? हमने इस बार एक मध्य स्वर्गीय पूज्य को क्यों चुना? क्या आप खिलवाड़ कर रहे हैं? अगर हम एक को नहीं चुन सकते हैं मध्य स्वर्गीय आदरणीय, हम स्वर्ग को विभाजित करने वाली राक्षसी कुल्हाड़ी के खिलाफ कैसे लड़ने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं ये कितना खतरनाक है? स्वर्ग नगर नगर प्रभु ने डांटा। क्या आप मून सिटी सिटी लॉर्ड को वापस न लेने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम मून सिटी को खोने की जिम्मेदारी उठाएं? पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य के सुंदर चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। ऐसा प्रतीत होता है कि मून सिटी के नुकसान के पीछे मुख्य दोषी यही है। अगर मून सिटी उन प्राचीन युगों में खो गई होती, भले ही कीमत कुछ भी हो, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। हालांकि किसी ने इतने गंभीर परिणाम दिए और वह अभी भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। मैं फेलो हेवनली वेनेरेट से पूछना चाहता हूं कि यदि आप मध्य हेवनली वेनेरेट बन जाते हैं तो आप उससे कैसे निपटने की योजना बनाते हैं? पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय ने पहले एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही उसने बोला, उसने हेवन सिटी सिटी लॉर्ड को स्तब्ध कर दिया था। यदि उसने कहा कि वह मून सिटी सिटी लॉर्ड के साथ व्यवहार नहीं करेगा, तो फॉर्चून दिव्य राजवंश के स्वर्गीय पूज्य और यहाँ तक कि 10 दिव्य शहरों के अन्य स्वर्गीय पूज्य भी असंतुष्ट होंगे। मून सिटी सिटी लॉर्ड्स की गलती के कारण उन्होंने बहुत से लोगों को खो दिया था। कहा जा सकता है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है। हालांकि उनकी नींव प्रभावित नहीं हुई थी, फिर भी उन्हें मून सिटी पर दोबारा कब्जा करने के लिए संघर्ष करना होगा। उन्हें डर था कि उन्हें बहुत कष्ट होगा। हालांकि मून सिटी सिटी लॉर्ड, जिसने उन्हें इतना दर्द और पीड़ा दी थी, को कोई सजा नहीं मिली। अंत में वह अभी भी मून सिटी सिटी लॉर्ड बनकर वापस जा सकता है। इससे निश्चित तौर पर कई लोगों का कोपभाजन बनना पड़ेगा। जब वह समय आया तो सार्वजनिक आलोचना का निशाना बने हेवन सिटी सिटी लॉर्ड की कितनी प्रतिष्ठा रही होगी।
हालांकि मून सिटी लॉर्ड को दंडित करना और भी अनुचित था, क्योंकि मून सिटी लॉर्ड ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने में उनका सबसे अधिक समर्थन किया था। हालांकि वह ये बात जोर से नहीं कह सकता था, लेकिन उसे यह उपकार याद रखना था। यह मूल नियम था, अन्यथा भविष्य में कौन उसके पास जाने का साहस करेगा। यह उसे दुविधा में डाल रहा था। स्वर्गीय पूजनियों ने गुप्त रूप से पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य को अंगूठा दिया। मून सिटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। वह पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य को पूरी तरह निगल लेने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। फॉर्चून गॉड राजवंश का लगभग हर स्वर्गीय आदरणीय उसके लिए चीजों को कठिन बनाना चाहता था, यहाँ तक कि वे उन्हें उनके पद से हटाना भी चाहते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात एक मध्य स्वर्गीय पूज्य का चयन करना और मून सिटी को फिर से हासिल करना है। जहां तक आपने जो कहा वे मामूली विवरण हैं जिनसे हमें भविष्य में निपटना है। इस मामले के सामने बाकी सब कुछ गौण है। स्काई सिटी लॉर्ड ने तुरंत विषय बदल दिया। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। इस मामले को यथासंभव लंबे समय तक खींचा जा सकता है। इस घटना के बाद क्या पश्चिमी हेवनली वेनेरेट, ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट और अन्य लोग अभी भी मून सिटी लॉर्ड को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं? यह उसे हेय दृष्टि से देखना होगा। एक मध्य स्वर्गीय आदरणीय, इतनी गंभीर गलती करना गौण माना जा सकता है। फिर मैं पूछना चाहूंगा कि वास्तव में आपकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये जिवेन तुरंत आगे बढ़े और पूछा। अत्यंत शक्तिशाली स्काई सिटी लॉर्ड का सामना करते हुए उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। ठीक, क्या आप लगातार परेशान करने और मध्य स्वर्गीय पूज्य को चुने जाने से रोकने की योजना बना रहे हैं? स्काई सिटी लॉर्ड ने कहा। क्या आप परिणाम सहन कर सकते हैं? इस समय पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय, जिन्होंने पर्याप्त गति बना ली थी, अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी। वह आगे बढ़ा और बोला, ये कैसे लगातार परेशान कर रहा है? क्या आपको लगता है कि हम बराबरी पर ही रह सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। जब आपने अपना तुरुप का पत्ता बता दिया है तो मैं भी अपने पत्ते मेज पर रख दूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि हेवनली दाव को समझना हाल ही में आसान हो गया है? कि हेवनली दाव की प्रतिक्रिया बढ़ गई है। सभी ने इसके बारे में सोचा। सचमुच यही मामला था। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे ये भी नहीं जानते थे कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने यह मुद्दा क्यों उठाया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने 7वें स्वर्ण युग को नष्ट कर दिया और इसे स्वर्ग के लिए बलिदान कर दिया। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के शब्दों ने तुरंत स्वर्गीय पूज्यों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया। ये ठीक था यदि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने अपना खुलासा न किया होता तुरुप का पत्ता। एक बार जब उसने ऐसा किया तो यह एक घातक झटका भी होगा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।